फिर से हम लोग जुड़े एक बार ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने सूर्य के बारे में डिस्कस किया था, सूर्य के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉमेट्स है ना, अरोरा। लास्ट में जो क्लास हमने खत्म की थी वो अरोरा जो लाइट है उसके बारे में खत्म की थी। देखिए अब हम आते हैं बेसिक अपनी मेन चीजों पर। आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर तंत्र, जिसमें शामिल है सूर्य, सन, क्या शामिल है, सन, और साथ में शामिल हैं 8 प्लैनेट्स। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। वर्ष 2006 में, कब, 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इससे यह दर्जा छीना गया है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ इस सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कुछ शब्दावलियां डिस्कस करूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको आगे की बात समझने में आसानी रहे, ठीक है। यानी कि अब कितने हैं प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 हुआ करते थे। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए कि प्लूटो अब नई श्रेणी में है, इसमें है नई श्रेणी में, दैट इज प्लूटोइड। इसके लिए क्या बनाई गई है, एक नई श्रेणी बनाई गई है जिस श्रेणी का नाम क्या है, प्लूटोइड। इस श्रेणी का नाम है, किस श्रेणी में है ये, प्लूटोइड श्रेणी में है ना। और ये क्या है अब इस समय, बौना ग्रह, इट इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। सन के बारे में हमने अभी तक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिन चीजों को आप वक्त के साथ साथ क्या होगा हम डिस्कस करेंगे और वक्त के साथ साथ ही आप इन चीजों को समझेंगे भी। लेकिन कुछ टर्मोलॉजी हम डिस्कस करते हैं, जैसे जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों की चर्चा होगी, ठीक है। जैसे किसकी चर्चा होगी, चर्चा होगी परिक्रमण काल की। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परिक्रमण काल। हम भी एक एक करके इनको देख लेते हैं। किसकी चर्चा करेंगे हम पहले चर्चा करेंगे परिक्रमण काल की। ठीक है, परिक्रमण काल, परिक्रमण शब्द परिक्रमा मतलब किसी के चारों तरफ घूमना, ठीक है। और कोई ग्रह, चूंकि किसको सेंटर बनाकर ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग सेंटर बनाकर किसको घूम रहे हैं, सभी प्लैनेट्स, किसको, सूर्य को बनाकर। कैसे घूम रहे हैं, किस प्रकार घूमते हैं, कब स्पीड तेज होती है, कब स्पीड मंदी होती है, ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगा जब मैं आपको केपलर के नियम बताऊंगा, है ना। मैंने बताया कि मैं ग्रहों की विशेषताएं बताने से पहले आपको ग्रहों से संबंधित कुछ जानकारी मैं अवश्य देना चाहूंगा, जो कहते हैं ना वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वहां मेन टॉपिक पर जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे परिक्रमण काल, परिक्रमण काल वो टाइम पीरियड जब कोई ग्रह
सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर ले। क्या कर ले? एक चक्कर पूर्ण कर ले। समझिए कैसे कि मान लीजिए ये सन है, ये कोई प्लेनेट है, ये एक चक्कर जितने समय में पूरा कर लेगा, पूरा एक चक्कर है ना, 1 रेवोल्यूशन। इसी को क्या बोलेंगे? परिक्रमण काल। क्या कहेंगे इसको? परिक्रमण काल। अच्छा, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लेता है, इसी को बोलते हैं एक वर्ष। क्या कहते हैं इसको? एक वर्ष। तो एक वर्ष की क्या परिभाषा हुई? तो एक वर्ष की परिभाषा यह है कि ये वो समय है जिस समय में कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर मैं कहूं कि बुध 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि बुध का एक साल 88 दिन के बराबर है। अगर मैं कहूं कि कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, मतलब हमारी पृथ्वी, इसका मतलब पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन के बराबर है। कोई ग्रह एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? हम एक वर्ष कहते हैं। तो ये क्या है? परिक्रमण काल। कौन सा काल है? परिक्रमण काल। ठीक है। तो जब एक बात और ध्यान रखेंगे कि परिक्रमण काल, अगर इसको हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करें, पृथ्वी के रिगार्डिंग परिक्रमण काल देखें, तो 365 डेज है। अमूमन लीप ईयर के बारे में बाद चर्चा करेंगे। 365 डेज, और इस कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है इस कारण? ऋतु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऋतुओं के परिवर्तन का संबंध किससे है? परिक्रमण काल से। भाई ऋतुओं का जो परिवर्तन है उसका संबंध किससे है? परिक्रमण काल से है। ठीक है। और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं उनको हम। ठीक है। देखिए, अब देखते हैं परिभ्रमण काल। कौन सा टाइम पीरियड? परिभ्रमण काल। देखिए, पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है। एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, एक तो ये गति है जिसे हमने कहा परिक्रमण गति। इसके बारे में हमने इससे पहले चर्चा करी। एक है पृथ्वी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो एक ऐसे घूम रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, इसे कहते हैं परिभ्रमण काल। यानी कि इसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है। किससे है? अपने अक्ष पर। और जब पूरा घूम लेती है, या पृथ्वी या कोई भी ग्रह जब पूरा घूमना हो जाता है, पूरा या घूमना या पूरा चक्कर हो जाए, उसी को कहते हैं एक दिन। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम किसको देख सकते हैं? अर्थ को। अर्थ क्या करती है? अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर ऐसे घूमते हुए, मतलब ऐसे घूमेगी तो पूरी एक बार घूम जाती है। अर्थ 24 घंटे में घूमती है। यानी कि परिक्रमण काल का संबंध दिन व रात से है। किससे है? दिन व रात से। तो दिन व रात किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण। और ऋतुओं का परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण। ये दिन और रात की प्रक्रिया किसके कारण होती है? परिभ्रमण काल के कारण। ठीक है। तो परिक्रमण समझ गए, परिभ्रमण समझ गए। एक बात और देखिए, मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, दैनिक तापांतर। मैं किस पर बात करूंगा? दैनिक तापांतर पर। दैनिक तापांतर क्या होता है? ये क्या है दैनिक तापांतर?
दिन व रात के ताप का अंतर। क्या है ये? दिन व रात के ताप का अंतर क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर। मान लो पृथ्वी पर जब दिन निकले तो टेम्परेचर 380 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और जब रात हो जाए तो -160 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्या कोई जिंदा रह पाएगा? दैनिक तापांतर जितना कम होता है उतना ही बढ़िया माना जाता है रहना। ठीक है, अगर दैनिक दिन व रात के तापमान का अंतर यानी कि टेम्परेचर ऑफ डे माइनस टेम्परेचर ऑफ नाइट, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर की बात करेंगे हम? हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे में से क्या हटा देंगे? हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द नाइट, बल्कि नाइट का लोएस्ट टेम्परेचर, सॉरी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? दैनिक तापांतर। अब बात ये समझिए, जब मैं तापांतर शब्द पर चर्चा करूंगा तो आपको समझना है कि दिन व रात के ताप का अंतर के बारे में हम बात चल रही है। इसका संबंध वायुमंडल से है। किससे है इसका संबंध? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कैसे है जरा समझिए। हम मान लें कि ये अर्थ है या कोई भी एक प्लेनेट है। क्या है ये? कोई भी एक प्लेनेट। हो सकता है कि ये अर्थ भी हो, भाई अर्थ भी तो ग्रह ही है, तो इस दायरे में वो भी आती है। और हमने माना कि इसके चारों तरफ गैसों का आवरण है। क्या है इसके चारों तरफ? गैसों का आवरण। ठीक है, मान लें हम कि सनलाइट जो इस प्लेनेट की तरफ को आई है वो वापस आई और वो वापस गई, तो जितनी आती है उतनी वापस नहीं जाती है। ठीक है, तो ये भाई चूंकि जितनी आई उतनी वापस नहीं गई, भाई तापांतर कब ज़्यादा होगा? जितनी आए उतनी वापस चला जाए, तो ताप का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही गैसों का आवरण क्या करता है? ताप नियंत्रित रखता है। ये कहानी थोड़ी पेचीदा है, इसको मैं सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा। ताप क्या रहता है? नियंत्रित, यानी कि टेम्परेचर, ताप से मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। अगर मैं एक और प्लेनेट लूं, अगर मैं क्या लेता हूं? एक और प्लेनेट में लेता हूं और इस प्लेनेट के चारों तरफ नो गैसेस, मतलब नो एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है किसी चारों तरफ, इस प्लेनेट के चारों तरफ, तो सीधी सी बात है कि यहां ताप का अंतर ज़्यादा होगा। यहां तापांतर क्या होगा? यहां तापांतर ज़्यादा होगा। ये एक बात है। इस बात की मैं विस्तृत चर्चा के साथ आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, गैसों का संबंध ऐसा क्यों है। एक बात और समझना कि अगर किसी वजह से गर्मी पड़ी तो ये गैसें भाग जाएंगी ठंडी होकर, सॉरी गर्म होकर। भाई ये आप टेम्परेचर दोगे तो ये गैस क्या हो जाएंगी? ये गैसेस गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर ये भाग जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? गैसेस, सारी गैसेस गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर ये भाग जाएंगी, जैसा कि बुध के साथ होता है। आप इस बात को अभी इतना नहीं समझ पाएंगे जितना मैं अब आपको पहले इसी चीज़ को क्लियर करता हूं कि आखिरकार ये होता क्यों है। चलिए हम डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक को जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे गैसेस टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करती हैं। आप समझो, आपने और हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव का सीधा संबंध इसी कॉन्सेप्ट से है। ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा बोर्ड पर समझाऊं थ्रू पिक्चराइजेशन। देखिए, फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि
जो गर्म वस्तुएं हैं, बहुत ध्यान से समझना, गर्म वस्तुएं बल्कि इस बात को भी समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए कोई भी तरंग जो ऐसे चल रही है ना, तो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि बहुत सारे टॉपिकों का संबंध फिजिक्स से है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि उसको समझाया ना जा सके या आप समझ ना सकें। बहुत साधारण सी बातें हैं। आप लोगों ने बहुत सारे डायग्राम में से देखे होंगे कि जब तरंग ऐसे चलती है तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक, एक शब्द तो है तरंग दैर्ध्य, दूसरा शब्द है आवर्ती। क्या है दूसरा शब्द? आवर्ती, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी भी चीज में एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। ये क्या होती है? एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। ठीक है, यानी कि हम मान लें आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के बीच में उल्टा संबंध है, यानी कि लैम्डा 1/ν। मतलब अगर आवर्ती किसी की ज़्यादा है, अर्थात किसी चीज़ की आवर्ती ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो तरंग दैर्ध्य वो क्या होगी? कम। इसके विपरीत अगर हम देखें कि किसी भी चीज़ की आवर्ती क्या है? कम है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए जरा यहाँ आते हैं। मैंने बताया कि जो गर्म वस्तुएं हैं, गर्म वस्तुएं कम तरंग दैर्ध्य की विकिरण निकालती हैं। कम तरंग दैर्ध्य की क्या निकालती हैं? विकिरण। यानी कि अगर सूर्य से निकलने वाली, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं कि जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण है वो सीधी सी बात है, सूर्य गर्म है, तो वो कैसी तरंग दैर्ध्य की विकिरण निकालेगा? कम तरंग दैर्ध्य की। बल्कि इसे कहेंगे, आपने किताब में जब आप इसको पढ़ेंगे या देखेंगे तो इसको नाम दिया होगा शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि छोटी लंबाई की, तो छोटी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का निकलेगी। जितनी ज़्यादा वस्तु गर्म होती है उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ निकलती है। यानी कि चूंकि अगर ये कम है, अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो सीधी सी बात है कि आवर्ती क्या होगी? ज़्यादा होगी। हम देख रहे हैं ना, जब तरंग दैर्ध्य कम होती है तो आवर्ती क्या होती है? ज़्यादा। अब जरा एक अर्थ बना लेते हैं, या कोई भी ग्रह बना लेते हैं, एक प्लैनेट हम बना लेते हैं। ये कोई प्लैनेट हो सकता है हमारा, ठीक, और इसके चारों तरफ आप गैसीय आवरण बना लीजिए। यह वायुमंडल की गैसों की परत है किसी भी ग्रह के ऊपर। अब ये मान लें हम कि ये सन है या क्या है? सूर्य। अब सूर्य से प्लैनेट की तरफ को किरणें आ रही हैं
और सूर्य से निकलने वाली किरणें कहलाएंगी सोलर रेडिएशंस। क्या कहला रही हैं? हम ये मान लें कि ये क्या आ रही हैं? सोलर रेडिएशंस। क्या आ रही हैं? सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। अब चूंकि सूर्य क्या है? सूर्य गर्म है, तो इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ऑब्वियसली इनकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। चूंकि ये कम लंबाई की थी, इसीलिए इन गैसों के बीच में से ये प्रवेश करती हुई कहां पहुंच गई? ये प्रवेश करती हुई पहुंच गई इस ग्रह पर। बात समझिए, ये जो सोलर रेडिएशंस थी, चूंकि ये कम वेवलेंथ की थी, तो इनको इनके बीच में से निकलने में समस्या पैदा नहीं हुई, और ये सौर विकिरण कहां पहुंची? ये पहुंची पृथ्वी पर। कहां पहुंची है? किसी भी ग्रह पर जिसका अपना वायुमंडल है। जब ये यहां आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि अवशोषक एक उत्सर्जक अवश्य होता है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स का नियम भी है। तो चूंकि इसने इनको क्या किया है? अवशोषक किया है, तो अब ये विकिरण निकालेगा। इन्हीं विकिरणों जो आई हैं इनको निकालना शुरू करेगा, तो होगा क्या? वापसी में भी विकिरण जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब देखिए, इसके मुकाबले, किसके मुकाबले? सूर्य के मुकाबले प्लैनेट जो है वो क्या है? गर्म है कि ठंडा है? वो ठंडा है। क्या है वो? ठंडा। ठीक है, किसकी तुलना में? सन की तुलना में। अब चूंकि जब ये ठंडा है, तो अगर वस्तु ठंडी है, अगर वस्तु कैसी है? ठंडी वस्तु, तो सीधी सी बात है कि इसका उल्टा वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ऊपर से आई थी तो कम वेवलेंथ थी, और कम वेवलेंथ की सौर विकिरणों को आसानी से प्रवेश मिल गया। लेकिन अब जब यहां से जो विकिरण निकल रही हैं, ये कैसी वेवलेंथ की हैं? ये बड़ी वेवलेंथ की हैं। कैसी है? बड़ी तरंग दैर्घ्य है। और सारी किरणें वापस नहीं जा पाती। भाई समझो ना, जब आई थी तो छोटी लंबाई की थी, और जब जा रही है तो कैसी लंबाई की हो गई है? बड़ी लंबाई की। तो जितनी आई थी उतनी किरणें वापस नहीं जाती। तो होता क्या है? परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ किरणें कहां रुक गई? पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास ही रुक गई। कुछ विकिरण रुक गई। पृथ्वी से मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है बार बार, क्योंकि वी आर वेरी यूज्ड टू रिगार्डिंग अवर अर्थ। हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी पृथ्वी का उसमें है ना, तो रोज़ पढ़ते हैं तो निकला। बाकी कोई प्लैनेट हो सकता है। कुछ विकिरण कहाँ रुक जाएंगी? यहीं पर। यानी कि तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। क्या होगा? कम तापांतर। और क्या हो जाएगी यहाँ पर? लाइफ पॉसिबल हो जाएगा। वहीं हम बात करें दूसरे अन्य ग्रहों की, तो वहां पर सौर मंडल होता ही नहीं है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? सौर मंडल कह रहा हूं, वायुमंडल। वायुमंडल अवश्य होना चाहिए। अगर वायुमंडल नहीं है तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। जैसे किरणें आएंगी वैसे ही किरणें क्या चली जाएंगी? वापस। भाई ये किरण भले ही लॉन्ग वेवलेंथ की तब भी हो जाएं, लेकिन ये रुकेंगी तो तब ना, जब उनको रोकने के लिए कोई ऑब्स्टेकल होगा। ये ऑब्स्टेकल हैं द गैसेस अराउंड द प्लैनेट्स, जो है हम क्या कहते हैं, हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। लेकिन इस यहाँ पर वायुमंडल है, तो यहाँ पर आई है अंदर की तरफ, जब जा रही हैं तो ये इनको रोका गया है। लेकिन जब ये नहीं होता है तो इनको नहीं रोका जाता है। जितनी आती हैं उतनी ही वापस चली जाती हैं। परिणाम क्या निकलता है कि तापांतर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो अगर हम बुध के केस में देखें
तो बुध के पास गैस रुक ही नहीं सकती है। होता क्या है कि सन की लाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो आसपास अगर गैस आती भी है तो वो गैस गर्म होकर हल्की होकर भाग जाती है, और ये क्या हो जाता है, ये वाला सिस्टम खत्म हो जाता है और दैनिक तापांतर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ टर्मोलॉजी हैं, आप मैं समझता हूँ कि अच्छा इसको और आपको मैं डिस्कस करूंगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपको हीट बजट पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, हीट बजट, तब भी मैं आपको इन सारी बातों को बहुत विस्तार से बताऊंगा। हाँ एक बात और ध्यान रखें, ये लिमिटेड रुके तो ठीक, अगर हम अर्थ के केस में बात करें, जब ये ज़्यादा रुकने लगती है, ज़्यादा भाई अगर गैस में घनी कर दूं तो ये ज़्यादा रुकने लगेगी, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और इन सब बातों को, इस टॉपिक को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैंने डिस्कस इसलिए कर दिया है मोटा मोटे तौर पर, ताकि आपको सारी जब प्लैनेट्स के फीचर्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स एंड देयर फीचर्स। अगर इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी बच्चे का हो जो वीडियो देख रहा है, वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है, ओके, उसके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे कल की वीडियो बनाते समय ध्यान रहे कि मुझे एक दो डाउट ये भी क्लियर करने हैं। ठीक है।